Hello students. So, we are meeting again for our discussion to continue our discussion on the subject of quantitative techniques for managers, and in that we are right now talking about the model, a new model, that is game theory. So, we are talking about the theory of games. In the last session we had a basic introduction about what are games, what are sort of situations are covered under games, and now we will be talking about different types of games. To begin with, we will be talking about a pure strategy game and how to solve or how to find the value of a pure strategy game. तो प्योर स्ट्रेटजी गेम को कैसे डील करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है ये. दिस इज़ वन ऑफ द यू कैन से द ईजिएस्ट टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इसको फिर देखते हैं कि किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं. तो ये गेम वही वाला है जो पिछले पर्टिकुलर सेशन में पिछले बार भी हम लोगों ने इसको देखा था. यहाँ पर हमने कंक्लूड किया था और हमने ये बात की थी कि दो अलग अलग प्लेयर्स हैं. इसको फिर से थोड़ा सा अगर रिकैपिचुलेट कर लें, दो प्लेयर्स हैं, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी. ए इन दिस केस इज द रो प्लेयर and B is the column player. As we have already seen, the game will always be written from the perspective of the row player. तो इसमें जो भी पे ऑफ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो पे ऑफ मैट्रिक्स ये बनी हुई है, पे ऑफ मैट्रिक्स में जो जितनी वैल्यूज़ हैं 60, -30, -150, -110, these are written from the perspective of player A, or to be more specific, the row player. ये ध्यान रहे, ए बी नाम कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, 1 2 हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, या एक्चुअल नेम्स दिए जा सकते हैं प्लेयर्स के. लेकिन रो में जो है, जो भी प्लेयर रो की साइड पे लिखा हुआ, जिसकी स्ट्रेटजीज रो वाइज लिखी हुई हैं, उसके पर्सपेक्टिव से ही पूरा का पूरा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो मेंशन किया जाता है. तो यहाँ पर अगर 60 लिखा हुआ है तो दिस 60 इज डिपिक्टिंग अ गेन ऑफ 60 फॉर ए and simultaneously a loss of 60 for B. This is, we already know, a two-person zero-sum game. ये है एक two-person game है क्योंकि दो players हैं यहाँ पर A और B, और दूसरा zero-sum game है. zero-sum इसलिए है क्योंकि A या B दोनों में से जो भी एक अगर कोई चीज़ गेन कर रहा है तो दूसरा उतना ही लूज़ कर रहा है. तो ए अगर 60 गेन कर रहा है तो बी 60 ही लूज़ करेगा. ए अगर 30 लूज़ कर रहा है तो बी 30 ही गेन करेगा. ए का जो गेन है वही बी का लॉस है, ए का जो लॉस है वही बी का गेन है. तो अगर दोनों के अर्निंग्स और लॉसेस को हम ऐड कर देंगे तो सम जो है वो मिलेगा 0. तो देयरफॉर दिस इज़ अ ज़ीरो सम गेम, एंड बिकॉज टू प्लेयर्स आर देयर देयरफॉर इट इज अ टू प्लेयर गेम. तो द गेम इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रो प्लेयर. दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों प्लेयर्स हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे. दोनों प्लेयर्स कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे, यानी कि ये इंश्योर करने से पहले कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, वो ये इंश्योर करना चाहेंगे कि लॉस कम से कम हो. तो ऐसा अप्रोच लेकर के चलेंगे. तो इसलिए एक ही जो स्ट्रेटजी है उसे लिखा जा रहा है, उसकी स्ट्रेटजी होगी हमेशा, ए विल ऑलवेज बी अडॉप्टिंग द स्ट्रेटजी मैक्सिमिन. मैक्सिमिन, एज वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन, मैक्सिमिन का मतलब है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम. मैक्सिमम ऑफ मिनिमम मतलब क्या? मिनिमम हर रो में देखेंगे. पहली रो में, इन द फर्स्ट रो, ए ये देखेगा कि इफ़ आई एम सेलेक्टिंग स्ट्रेटजी A1, अब ये तो मालूम नहीं है कि B कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा. A को देखिए क्या मालूम है, उसके पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये तो उसको मालूम ही है. उसमें से उसको कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है ये उसके हाथ में है. लेकिन और उसे ये मालूम है कि B के पास 4 अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं अवेलेबल. उसे ये भी मालूम है कि अगर मैं A1 स्ट्रेटजी लूँगा और B B1 सेलेक्ट करेगा, या मैं A1 से करूँगा B B2 लेगा, या मैं A2 सेलेक्ट करता हूँ B B3 सेलेक्ट करता है, हर केस में, हर कॉम्बिनेशन में क्या पे ऑफ होगा ये A को पता है, सिमिलरली B को भी पता है दूसरी तरफ. लेकिन पता ये नहीं है कि हम कोई भी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली. ये भी ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं करेगा कि पहले देख ले दूसरा क्या कर रहा है उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे. दोनों प्लेयर्स साइमल्टेनियसली अपनी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं. तो जब ए कोई भी स्ट्रेटजी अगर A1 ही सेलेक्ट करता है तो उसी समय साइमल्टेनियसली बी
कोई भी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा, बी कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है ये ए को नहीं पता है, ए कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है ये बी को नहीं पता है। तो केवल यही देख सकता है कि अगर बी कुछ भी करता है उस केस में अलग अलग क्या आउटकम्स हमको मिल सकते हैं, ये यही जाना जा सकता है। तो ए कहेगा, सोचेगा अपने दिमाग में, इफ़ आई एम सेलेक्टिंग A1 एंड बी सेलेक्टिंग B1 तो हमें क्या मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। अगर बी B2 सेलेक्ट करेगा तो 30 का नुकसान, बी B3 सेलेक्ट करेगा तो 150 का नुकसान, बी B4 सेलेक्ट करेगा तो 150 का नुकसान। तो वर्स्ट क्या होगा? अगर मैं A1 सेलेक्ट करूँगा तो वर्स्ट क्या होगा? जो कंजर्वेटिव प्लेयर होगा वो हमेशा यही देखेगा कि ये करने में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है। तो वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट होगा 150। ठीक है, तो ए ये देखेगा। हमारे हाथ में तो ये है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करें। अगर हम A1 सेलेक्ट करते हैं तो वर्स्ट टू वर्स्ट हमें 150 का नुकसान हो सकता है। अगर हम इसी तरीके से A2 सेलेक्ट करते हैं, अगर हम अपने को रखें ए की जगह पर, तो अगर हम A2 सेलेक्ट करते हैं तो या तो 70 का फ़ायदा होगा, या तो 10 का फ़ायदा होगा, या तो 90 का फ़ायदा होगा, या 50 का फ़ायदा होगा। 70 और 10 और 90 और 50, दीज विल बी द आउटकम्स नाउ। Worst outcome is 10. Worst outcome is 10. So if as player A we are selecting strategy A2 and worst to worst happens, we will be gaining 10 रुपये तब भी मिल जाएंगे। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी 10 रुपये मिल जाएंगे। इफ़ दीज आर रुपीज़, A1 अगर सेलेक्ट करते हैं तो ख़राब से ख़राब सिचुएशन में 150 का नुकसान हो जाएगा, 150 का नुकसान होगा। और अगर हम A3 सेलेक्ट करते हैं तो वर्स्ट के सिनेरियो में हमें 50 का नुकसान होगा, वी विल बी लूजिंग 50। सो फ्रॉम player A's perspective, if player A is selecting A1, the worst case scenario is -150. If player A is selecting A2, the worst case scenario is 10. And if player A is selecting A3, the worst case scenario is -50. तो अगर प्लेयर A कंजर्वेटिव है तो वो क्या करेगा? ये इसमें से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ द रो मिनिमम एक्चुअली, तो रोज का जो मिनिमम है वो निकाला और उसमें से मैक्सिमम क्या है? 10। तो इफ़ A सेलेक्ट्स A2, ही विल एंश्योर कि फ़ायदा कितना होगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन नुकसान जो भी है या मिनिमम जो है वो 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे। 10 आई विल गेन। सो दिस इज़ वॉट A इज़ डूइंग। नाउ लेट अस गो मूव ऑन टू B। B क्या कर रहा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है लिखी तो A प्लेयर या रो प्लेयर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो B के लिए तो जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो लॉसेज हैं। तो B क्या देखेगा? B ये देखेगा कि अगर मैं B1 सेलेक्ट करता हूँ तो मैक्सिमम व्हाट आई एम गोइंग टू लूज। इफ़ आई एम चूजिंग B1, व्हाट मैक्सिमम आई एम गोइंग टू लूज। तो ये क्या है? ये तो B के लिए सारी लॉसेज हैं। तो इफ़ आई एम चूजिंग B1 एंड A इज चूजिंग A1, I will lose 60. If I am choosing B1 and A is choosing A2, I will lose 70. And if I am choosing B1 and A is choosing A3, I will gain 30 in fact. I will gain 30. So maximum what I am going to lose, and the maximum that I am going to lose will be 70. If I am choosing as player B, I am choosing B1, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 का नुकसान हो सकता है। यही काम B2 के केस में, यही हम आगे बढ़ेंगे, B2 पे जाएंगे तो वहाँ पर भी यही काम करेंगे। इफ़ आई एम चूजिंग B2 एज प्लेयर B, इफ़ आई एम चूजिंग B2, A chooses A1, I gain 30. Negative figures are gains for B. A chooses A2, I lose 10. A chooses A3, no loss, no gain, 0. तो इसमें क्या है? मैक्सिमम हम कितना लूज कर सकते हैं वो है 10. नाउ इट इज 10. द मैक्सिमम दैट वी कैन लूज इफ वी चूज B2 इज 10. देखिए इसी में दिख रहा है, अगर हम B1 सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम 70 लॉस करेंगे का लॉस होगा, अगर हम B2 सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम 10 का लॉस होगा। ऑब्वियसली B2 बिकम्स बेटर। लेकिन आगे भी देखना है, बाकी की मैट्रिक्स भी बची हुई है, बाकी 2 स्ट्रेटजीज अभी B के पास और हैं। तो मूविंग ऑन टू B3। तो इफ़ B chooses B3, now what is happening? A chooses A1, a gain of 150. A chooses A2, a loss of 90. A chooses A3, a gain of -50.
So the maximum that B is going to lose in this case is obviously 90. And if we move on to B4, the maximum that B stands to lose if B chooses B4 is 80. तो ये हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके से हम पूरा पहले तो कैलकुलेट करते हैं। तो A के लिए हमने निकाला मैक्सिमिन, तो अभी हमने एक्चुअली केवल A के लिए मिनिमम निकाला है। ये मिनिमम 3 वैल्यूज़ हैं, दीज 3 आर दी मिनिमम वैल्यूज़ रो वाइज। और B के लिए हमने निकाला मिनी मैक्स, तो एक्चुअली अभी तो हमने मैक्सिमम निकाला है, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं कॉलम वाइज, हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू, हर रो की मिनिमम वैल्यू, ये हमने निकाल लिया। तो अब A के लिए सबसे प्रेफरेबल क्या है? A के लिए सबसे प्रेफरेबल है, जैसा कि अभी हमने देखा था, कि वो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको पाने के लिए वो एंश्योर करना चाहेगा, कम से कम उतना तो हो जाए, कम से कम उतना तो हो जाए। और वो कब होगा? अगर A2 चूज़ करेगा तो वो चाहे तो 70 पा सकता है या 90 या 50 कुछ भी पा सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं जाएगा। एंड देयरफॉर A विल ऑलवेज ट्राई एंड सेलेक्ट A2। अभी ट्राई कर रहा है, अभी केवल ये ऐसा लग रहा है कि A को A2 चूज़ करना चाहिए। पहले अभी हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तभी गेम स्टेबलाइज हो पाएगा। तो A के लिए तो एक तरह से ये पक्का हो गया। अब B के पर्सपेक्टिव से देखें तो B के लिए क्या हो रहा है? मिनी मैक्स। B ने देखा कि इफ़ आई एम सेलेक्टिंग B1 द मैक्सिमम आई विल लूज इज 70। इफ आई चूज B2 द मैक्सिमम दैट आई लूज विल बी 10। If I choose B3, the maximum that I lose will be 90, and if I choose B4, the maximum that I lose is 80. So these are the 4 different maximum elements per column, per strategy. तो इसमें से वो क्या कोशिश करेगा कि भाई ऐसा है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मिनिमम हो, ये जो लॉस है वो मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ। किस केस में हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इतने से ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा? तो वो है 10। तो अगर B2 सेलेक्ट करता है B, तो 10 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा, चाहे फ़ायदा 30 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा हो, लेकिन नुकसान भी 10 से ज़्यादा नहीं होगा। बोथ प्लेयर्स, आई एम रिपीटिंग, आर सपोज टू बी कंजर्वेटिव। गेम जो है कुछ इन एजम्पशंस के बेसिस पे ही चलता है। तो बोथ प्लेयर्स आर कंजर्वेटिव एंड बोथ प्लेयर्स आर प्लेइंग टू विन और प्लेइंग टू मिनिमाइज देयर लॉसेस। तो दोनों कंजर्वेटिव हैं, दोनों जीतने के लिए खेल रहे हैं, और दोनों अगर हारने की सिचुएशन में दोनों की ये कोशिश होगी कि हमारे लॉसेस जो हैं वो कम से कम हों। तो बी के लिए इसका मतलब जो बेस्ट ऑप्शन है वो B2 हो गया। बी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो गया B2। और कैसे ये निकाला हमने? तो ए के लिए जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 10, और बी के लिए जो मिनी मैक्स एलिमेंट है वो भी है 10। तो ए और बी के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमैक्स एलिमेंट्स हैं दे आर कोइंसाइडिंग, वो कोइंसाइड हो गए। और क्योंकि वो कोइंसाइड हो गए तो ये जो भी वैल्यू है 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर गेम। इस गेम की ये वैल्यू है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। तो ये इस तरीके से हमको गेम की वैल्यू मिल रही है इन केस ऑफ अ प्योर स्ट्रेटजी गेम। ये ध्यान रहे कि ये वाला गेम ये प्योर स्ट्रेटजी गेम है, इसलिए ऐसे हमें वैल्यू मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो ही। इट मे बी पॉसिबल इन केसेस कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही कि दोनों चीज़ें, दोनों जो मैक्सिमम एलिमेंट ए के लिए और मिनी मैक्स एलिमेंट बी के लिए ये कोइंसाइड हो जाएं। ये हमेशा कोइंसाइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हो रहे हैं। तो जो अगर कोइंसाइड हो गए तो वहीं पर हमें गेम का सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन सिंपली ये है कि द पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन, द पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम। तो हमने ए के लिए अडॉप्ट की मैक्सिमम स्ट्रेटजी, बी के लिए अडॉप्ट की मिनीमैक्स स्ट्रेटजी, और दोनों के लिए जो मैक्सिमम और मिनीमैक्स एलिमेंट्स हैं वो दोनों कोइंसाइड हो गए। तो वही जो वैल्यू है, वही जो पे ऑफ एलिमेंट है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम। तो आंसर एक तरह से अगर हम इलेबोरेट करें, अगर हम प्रॉपरली डिस्क्राइब करके लिखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये गेम जब भी ए और बी के बीच में खेला जाएगा, ए विल ऑलवेज अडॉप्ट स्ट्रेटजी A2,
B will always adopt strategy B2 and the outcome or the value of the game will always be equal to 10. और कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हाईएस्ट पे ऑफ वैल्यू कितनी है, द हाईएस्ट पे ऑफ वैल्यू इन फैक्ट इज 90। तो एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि ए तो वही देख करके में भी खेल रहा है, स्ट्रेटजी A2 सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन बी B3 पे जा ही नहीं रहा है, इसलिए आ जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बी के लिए बेस्ट क्या है, बी के लिए बेस्ट क्या है, अगर हम देखें तो बी जो मिनिमम एलिमेंट होगा, जो मैक्सिमम नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट होगा, वो बी के लिए बेस्ट है। तो बी के लिए बेस्ट है -150, तो बी के लिए बेस्ट -150 है। लेकिन फिर भी बी B3 नहीं सिलेक्ट करेगा, बी B2 सिलेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बी B3 सिलेक्ट करेगा तो इस जगह पर गेम स्टेबलाइज हो ही नहीं पाएगा। Let us just assume for once that A is selecting strategy A1 and B is selecting strategy B3. Now B is gaining 150 and A is losing 150, but when the game will be played repeatedly, जब बार बार ये गेम खेला जाएगा तो A अपने आप, A जब ये देखेगा कि B तो B3 ही सेलेक्ट कर रहा है, तो A अपने आप मूव कर जाएगा A2 पर, क्योंकि अगर B B3 सेलेक्ट करता है तो A के लिए बेस्ट A2 हो जाता है, क्योंकि 90 का यहाँ पे फ़ायदा है उसको। और जैसे ही A2 पे मूव करेगा तो B यहाँ से अपने आप शिफ्ट हो जाएगा B2 पर B3 से, क्योंकि यहाँ 90 का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे केवल 10 का नुकसान हो रहा है। तो गेम विल ऑलवेज स्टेबलाइज ऑन दिस particular point. This particular game will always stabilize on this particular time. A will always select strategy A2, B will always select strategy B2. इसे हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज द सैडल पॉइंट। इसे हम सैडल पॉइंट एग्जिस्ट वो बोलते हैं। इन एनी प्योर स्ट्रेटजी गेम अ सैडल पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट्स। दिस 10 हियर इज द सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट हमें यही पता करना है, कोई भी गेम जब हमारे पास सामने होगा तो हम गेम को देख करके ये सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? यही दोनों, इन्हीं दोनों स्ट्रेटजीज से पता चलेगा। ए की स्ट्रेटजी मैक्सिमिन हम निकालेंगे, यूज़ करेंगे, और बी के लिए मिनीमैक्स स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, और उसके बेसिस पर पता करेंगे कि क्या एक कॉमन एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनीमैक्स एलिमेंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कभी कभी उसको बोलते हैं। टेक्निकल नेम वैसे जो सबसे सही है वो सैडल पॉइंट ही है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं, या वो पॉइंट बोल सकते हैं जहाँ पर गेम स्टेबलाइज हो रहा है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर कोई ऐसी जगह नहीं होगी पूरे गेम में जहाँ पर कि ये दोनों स्टेबलाइज कर जाएं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, किसी भी पॉइंट से अगर आप शुरू करेंगे, अगर जैसे अभी हमने कहा था B3, अगर B3 से शुरू करता है तो भी वो घूम करके आकर के B2 पे आ जाएगा। A कहीं और से शुरू करेगा तो भी वो यहीं पर आ जाएगा। तो गेम इसी जगह पर इक्विलिब्रियम पा ही रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो बार बार ये प्लेयर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज करते रहेंगे। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि कहीं से भी शुरू करेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर A आ जाएगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे B आ जाएगा, प्योर स्ट्रेटजी। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बोथ प्लेयर्स विल कीप मूविंग फ्रॉम, शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू अनदर स्ट्रेटजी टू अनदर स्ट्रेटजी टू अनदर स्ट्रेटजी। तो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ के बीच में वो बार बार मूव करते रहेंगे, और ऐसे जब वो मूव करेंगे तो वो गेम हो जाएगा, उस गेम को हम बोलेंगे इट विल बी अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम। इट विल बी अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम में क्या होगा कि ये हमेशा दे विल बी प्लेइंग अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटजीज़। दे विल बी प्लेइंग अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रेटजीज़। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ का मिक्सचर वो यूज़ कर रहे होंगे। और हम फिर उस केस में क्या बताएंगे, उस केस में हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे कि अगर यहीं पर A1, A2, A3 तीनों का मिक्सचर यूज़ कर रहा है तो A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, A2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, A3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हम पता करेंगे। और उन प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पर फिर कोई एक एवरेज वैल्यू आएगी जो कि गेम की वैल्यू या V की वैल्यू, जिससे कि हमको मिलेगी निकल करके। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट ये बेसिक तो चीज़ हम लोगों ने ये देखी
कि प्योर स्ट्रेटजी गेम क्या होता है। प्योर स्ट्रेटजी गेम क्या होता है ये चीज़ तो हमने देखी। हम साथ ही साथ अगर प्योर स्ट्रेटजी गेम नहीं होगा तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम किस तरीके से उसमें होता क्या है, व्हाट आर द न्यूएंसेस ऑफ अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम, ये हमने देखा। मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम सॉल्व कैसे करेंगे ये तो आगे की चीज़ है। एक और तो ये रिज़ल्ट तो हमको मिल ही गया इस पर्टिकुलर केस में। एक और छोटा सा गेम ले करके और उसको थोड़ा सा ये समझ लें कि एक्चुअली मतलब एक थोड़ा सा यू कैन से मॉडिफाइड तरीका हमारे पास हो सकता है गेम को सॉल्व करने का। ये हर स्लाइड में मैंने इसीलिए डाल रखा है जिससे कि आपको ये याद रहे हमेशा कि ए की स्ट्रेटजी क्या होती है, बी की स्ट्रेटजी क्या होती है। इसको चेंज नहीं करना है, इसको बदल नहीं सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो नाउ फॉर दिस गेम ऑल्सो ये एक 4x5 गेम है। ए के पास 4 स्ट्रेटजीज़ हैं और बी के पास 5 स्ट्रेटजीज़ हैं। ए हैज़ 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ एंड बी हैज़ 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ए की जो स्ट्रेटजी है वो है मैक्सिमिनम, मैक्सिमम ऑफ द रो मिनिमा। तो इसके बजाय कि हम यहाँ पे किनारे वैल्यूज़ लिख लें, एक और छोटा सा आसान सा तरीका है तुरंत ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या गेम की वैल्यू पता करने का। और उसमें हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेपरेटली, हम उसको इसी गेम में एनसर्किल कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स में ही एनसर्किल कर सकते हैं। तो पहली जो रो है उसी तरह से अगर हम देखें, इफ़ ए इज़ प्लेइंग A1 he can either gain 20 or 0 or 0 or 50 or 30। तो मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है वो है 0। एक से ज़्यादा अगर मिनिमम एलिमेंट है तो उनको भी हम एनसर्किल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे अगर एनसर्किल कर दे रहे हैं तो पता है किस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने मार्क किया है, और उसके बाद में लास्ट में जो है जो कंपैरिजन वहाँ पे हम कर रहे थे उस कंपैरिजन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे इसी से हमको आंसर या फिर सैडल पॉइंट या जिससे कि हमने बोला था द वैल्यू ऑफ द गेम, वो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा पे ऑफ मैट्रिक्स से ही। तो ये हो गया। सिमिलरली नाउ इफ़ ए सेलेक्ट्स स्ट्रेटजी A2 तो ए विल बी गेनिंग ईदर 40 और 20 और 10, 20 और 50। मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम कितना गेन कर सकता है। तो ए को मालूम है कि अगर हम A2 सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम 10 तो मिल ही जाएगा। द मिनिमम दैट आई स्टैंड टू गेन इन केस आई प्ले A2 इज 10। तो इसको एनसर्किल कर दिया दूसरी रो में। थर्ड रो पे आ रहे हैं इसी तरीके से। तो थर्ड रो के केस में अगर ए सिलेक्ट करता है स्ट्रेटजी A3, इफ़ ए इज सिलेक्टिंग स्ट्रेटजी A3, नाउ व्हाट इज हैपनिंग। तो इफ़ ए इज सिलेक्टिंग स्ट्रेटजी A3, ईदर he will be losing 40 or losing 30 here, or 0 मतलब no loss no gain, minus 30 again losing 30, or here he will be gaining 60। तो ये पता चला अगर A3 सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिनिमम पॉसिबल क्या है, इसमें मिनिमम पॉसिबल क्या है, जो मिनिमम एलिमेंट है वो हो गया -40। इसको हमने एनसर्किल कर लिया। सिमिलरली when we go to last strategy for A, the strategy A4, I'm repeating one thing again कि ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये पिछली प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि देर वर लेस स्टडीज़ अवेलेबल फॉर A इन बोथ द केसेस एंड मोर नंबर ऑफ स्टडीज़ आर अवेलेबल टू B। ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों के पास बराबर स्टडीज़ हो सकती हैं, किसी के पास भी ज़्यादा स्टडीज़ हो सकती हैं। केवल ध्यान ये रखना है या केवल पता दोनों को हमेशा ये है कि हमारे पास कितनी स्टडीज़ हैं ये तो पता ही है, दूसरे के पास भी कितनी स्टडीज़ हैं ये पहले से पता होगा। तो ए को मालूम है कि बी के पास 5 स्टडीज़ हैं, ए को पूरी मैट्रिक्स के बारे में भी मालूम है, बी को भी इसी तरह से ए की स्टडीज़ और पूरी पे ऑफ मैट्रिक्स मालूम है। सो कंटिन्यूइंग, अगर ए यूज़ करता है स्ट्रेटजी A4 तो अब क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हैं। बी अगर B1 सेलेक्ट करता है तो 50, बी B2 सेलेक्ट करता है तो 10, बी B3 सेलेक्ट करता है तो -50, 50 का नुकसान, बी सेलेक्ट्स B4 तो लॉस ऑफ 20, बी सेलेक्ट्स B5 तो लॉस ऑफ 60। तो द मिनिमम नाउ अगेन यहाँ पे जो मिनिमम है वो हो गया -60।
तो हमने क्या किया, सिंपल तरीका क्या है कि हमने हर रो का जो मिनिमम एलिमेंट है उसको एनसर्किल कर दिया। किसी रो में अगर एक से ज़्यादा मिनिमम एलिमेंट है तो उन सबको एनसर्किल कर देंगे। तो पहली रो में 2 मिनिमम एलिमेंट थे। ये अच्छी बात है कि इस तरह का एग्जाम्पल हमारे पास है कि कोई और इस तरह का अगर आप देखते तो उसमें कन्फ्यूज़न फिर अब नहीं होगा। तो पहली रो में 2 मिनिमम एलिमेंट हैं, 3 होते, जितने भी होते सबको एनसर्किल करना है। 2 को एनसर्किल कर दिया, दूसरी में 1 था उसे कर दिया, तीसरी में 1 है और चौथी में 1 एलिमेंट है उसको हमने एनसर्किल कर दिया। अब इसी तरह का काम हम लोग करेंगे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज इसी तरह के काम करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? नाउ इट इज़ मिनीमैक्स, so maximum in each column. The maximum we remember, we should remember from whatever we have discussed till now, the maximum in a column depicts the maximum loss for B. The maximum in a column depicts the maximum loss for B. So maximum in the first column, if B selects B1, अगर B1 स्टडी सेलेक्ट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लॉस कितने का होगा? यहाँ 20 का, 40 का, 40 का, सॉरी 20 का, 40 का, यहाँ तो 40 का फ़ायदा है और यहाँ 50। तो अब इसको 50 को भी हम उसी तरह से मार्क करेंगे, लेकिन छोटा सा एक चीज़ हमको छोटी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम ये जो मैक्सिमिन एलिमेंट है और जो मिनीमैक्स एलिमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसलिए इसको हम स्क्वायर में रख देंगे। जो कॉलम वाइज मैक्सिमम एलिमेंट है उसे स्क्वायर में रख देंगे, तो ये स्क्वायर हो गया। दूसरा जो कॉलम हो गया, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? इट इज़ 20, तो इसे हमने स्क्वायर में कर दिया। तीसरा जो कॉलम है इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? वो है 10, 0, 10, 0, -50, तो ये 10 स्क्वायर में आ गया। और चौथा कॉलम सॉरी, वहाँ पर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 50, अगेन इसे स्क्वायर में कर दिया। लास्ट कॉलम जो है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 60, इसे स्क्वायर में कर दिया। तो ये दोनों की स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हमने क्या किया, रो वाइज मिनिमम एलिमेंट्स को एनसर्किल कर दिया, कॉलम वाइज मैक्सिमम एलिमेंट को स्क्वायर में डाल दिया। इतना करने के बाद सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी पूरे मैट्रिक्स में, पूरे पे ऑफ मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ही होगा, एक से कम नहीं ना हो, ये हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ऐसा कोई अगर एलिमेंट है जो कि स्क्वायर और सर्किल दोनों के अंदर है, वो एलिमेंट हो गया हमारा सैडल पॉइंट और वही हो गया गेम की वैल्यू। This is the value of the game. So A will be always playing strategy A2, B will be always playing strategy B3, and the saddle point or the value of the game will be 10. ये हो गया आंसर। तो एक्चुअली वो समझाने के लिए हमने उसना पूरा प्रोसेस देखा था, समझने के लिए, लेकिन करने का सिंपल ये तरीका हो सकता है। आराम से इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सर्किल और स्क्वायर दोनों के अंदर है, तो हमारे पास सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम्स को देखने का, सॉल्व करने का तरीका हम लोग आगे समझेंगे कैसे किया जाता है। तो फ्रॉम हियर वी विल बी कंटिन्यूइंग with mixed strategy games and other things in game theory in the next sessions. Thank you.